वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है रे ऑफ लाइट, तो उसमें क्या होता है कि या तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, या रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस कब होते हैं? इन दोनों केसेस में हमको ये देखना होता है कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा होता है। अब इसके बाद हमने ये देखा था कि उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो होता है कि जो इंसिडेंट रे है ना, वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी तरीके से जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल जाती है रे ऑफ लाइट, उसको हम बोल देते हैं इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक। तो अब ये जो तीन तरीके के हमने एंगल देखे थे, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होता है। ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होता है, इसका भी एक प्रूफ है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का भी एक डेरिवेशन है, तो वो आज करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि वही जो हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे, तो रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट स्टडी करा जाता है, वो ग्लास स्लैब को लेकर स्टडी करा जाता है। और ग्लास स्लैब की हेल्प से ही हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अब क्या है, अब मैं इसमें नेक्स्ट जो है, वो नेक्स्ट में ये देखूंगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट बाहर से, मतलब एयर से ग्लास के अंदर आती है और फिर बाहर निकल जाती है, तो अगर मान लीजिए उसी रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन को मैं उल्टा कर दूं, तो रिफ्रैक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? रिफ्रैक्शन पर जो फर्क पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब रे ऑफ लाइट अगर मेरे पास सीधी सीधी आ रही थी, तो मैंने उसकी डायरेक्शन को अब पलट दिया है, मैंने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। तो अब रिफ्रैक्शन किस तरीके का होगा? तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये क्या होता है? इसके लिए फिर से मैं वही रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, या हमने कहा कि चलिए एक इधर मीडियम वन है, मीडियम वन, और मीडियम वन जो है उसको मैंने कुछ भी बोल दिया। मतलब वो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एक मीडियम है, मीडियम वन। और मैंने ये कह दिया कि वो जो मीडियम वन है ना, वो रेयरर मीडियम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मीडियम वन, रेयरर मीडियम। और यहाँ नीचे हमने ले लिया मीडियम टू, ये है डेंसर मीडियम। ये दोनों का बाउंड्री है, याद रखिएगा, बाउंड्री को बोलते हैं इंटरफेस। तो ये इंटरफेस है। अब कोई एक रे ऑफ लाइट आती है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे टकराती है, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकराती है, उसी पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट टकराती है, उसी पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है। और अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये यहाँ पर जो बनेगा, ये बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये बन गया। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं, ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको ना जहां से ये स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट को बोल दीजिए ए।
ये जो इंटरफेस वाला पॉइंट है इस पॉइंट को बोल दीजिए बी, और फिर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोल दीजिए सी, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए। ठीक है, अब जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो लाइन होती है, जो नॉर्मल जो रे होती है उसको हम बोल देते हैं एन, एन डैश, मतलब यहाँ एन और यहाँ एन डैश। जैसे कि वर्टिकल एक्सिस होती है ना, वाई और वाई डैश बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉजिटिव में एक्स, नेगेटिव में एक्स डैश, ऐसे ही एन और एन डैश, ये हो गया। ये करने के बाद में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है, ये है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if the final path of a ray of light after it has suffered several reflections and refractions is reversed, it retraces its path exactly, ये जिस रास्ते आई है एग्जैक्टली exactly उसी रास्ते लौटेगी। दिस प्रिंसिपल states that if a this principle states that if a ray of light suffers multiple reflections and refractions, if a ray of light suffers multiple reflections and refractions is reversed, it retraces its path exactly, it retraces its path exactly। रिट्रेसेस का मतलब ये होता है कि अगर ये रे ऑफ लाइट है कि यहाँ से ए से बी की, ए से बी तक आती है और फिर बी से सी तक आती है, अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा जाए कि हम इसको वापस इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब अब रे ऑफ लाइट जैसे ए से बी तक आई और फिर बी से सी तक आई, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये रे ऑफ लाइट सी से बी तक जाए और फिर बी से ए तक जाए, तो हम ये कहेंगे कि इट विल एग्जैक्टली रिट्रेस इट्स पाथ, जरा सा भी डेविएशन नहीं होगा कि ये नॉर्मल के पास चली जाए या नॉर्मल से दूर चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एग्जैक्टली सी से बी तक, मतलब अगर इस रे ऑफ लाइट का मैं डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो ये बिल्कुल इसी रास्ते वापस लौटेगी जैसे बी से सी तक आई थी। अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो ये सी से बी तक इसी रास्ते से जाएगी और फिर बी से ए तक भी इसी रास्ते से जाएगी, जरा सा भी इधर या इधर डेविएट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इस चीज से हम क्या चीज डिराइव कर सकते हैं वो देखिएगा। हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा ए बी एन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम बोलेंगे एंगल ए बी एन, इसी को हम आई बोल देते हैं, एंगल ए बी एन इज इक्वल टू आई। सिमिलरली जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी तरीके से जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, सी बी एन डैश, एंगल सी बी एन डैश इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, बाई
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो जाता है 1 म्यू 2। ऐसे लिख सकते हो इसको, या ऐसे लिख सकते हो कि 1 ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जाता है 1 म्यू 2। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी है, मतलब एक को म्यू से पहले लिखना है और एक को म्यू के बाद लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कहेंगे नाउ इफ द डायरेक्शन of if the direction of this ray of light is reversed, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, by placing a plane mirror as shown। क्या है कि जैसे यहाँ पर ये B से C तक आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्लेन मिरर रख दिया। ये तो B से ये वाला पॉइंट तो C है, हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दिया। तो प्लेन मिरर लगाने से क्या होगा कि लाइट जो है, लाइट की डायरेक्शन वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। प्लेन मिरर क्या करेगा, एग्जैक्टली उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो लाइट की जो डायरेक्शन है, जो रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे हम, कि आप देखिएगा जब मैंने यहाँ पर प्लेन मिरर लगाया, तो अब रे ऑफ लाइट सी से बी तक जाएगी। जब वो सी से बी तक जाएगी तो अब नॉर्मल तो यही है, भाई नॉर्मल तो यही है जो परपेंडिकुलर है। जो इंटरफेस होता है ना एक मीडियम और दूसरे मीडियम की जो बाउंड्री होती है, उस पर डाली हुई परपेंडिकुलर लाइन को ही हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो अब आप ये देखिए, अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रही है। तो इस केस में जब डायरेक्शन उल्टा हो गया लाइट का, तो अब मेरी जो सी बी है, जो ये सी बी है, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, मतलब पहले जो रे ऑफ लाइट थी वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही थी, अब क्योंकि डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया है, तो अब जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर करेगी। तो जब मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर करेगी, तो मीडियम 2 वाली जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई। तो मैं ये कहूंगा कि जब मैंने इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, इसका डायरेक्शन जब रिवर्स कर दिया, तो नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एंड डैश। ये हो गया एंगल सी बी एंड डैश विच इज इक्वल टू आर, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि अब ये रे ऑफ लाइट यहां निकल गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए बी एंड एंगल ए बी एन, ये हो गया आर के इक्वल। एंगल ए बी एन इज इक्वल टू, ये आर के बराबर हो गया। फिर देखिएगा, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। अगेन बाय स्नेल्स लॉ, अब जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 म्यू 1, 2 म्यू 1। तो ये बेटा उल्टा हो जाएगा, क्या होता है, वही है कि साइन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आर है, तो ये हो गया साइन आर अपॉन साइन आई। इक्वेशन नंबर 2, बता दीजिए बेटा, ये समझ में आ गया सबको। सर एक डाउट है, हाँ जी बताइए। तो जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा है दोबारा, वो भी आर के इक्वल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आर के इक्वल है? नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, ये आई है, ये आई है। ठीक है,
ओके सर। हाँ जी, बताइए जी, क्लियर है आकर्ष, आकृति? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, इसको और इसको, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 1 म्यू 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड 2 म्यू 1, लिखिएगा 1 म्यू 2 multiplied by 2 mu 1 is equal to sin I upon sin R multiplied by sin R upon sin I। तो sin I से sin I कैंसिल, sin R से sin R कैंसिल। ये क्या हो गया, इधर बचा केवल 1, ये हो गया 1 mu 2 multiplied by 2 mu 1 is equal to 1। इसको इधर ले जाइए, 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu 1। तो इससे ये जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहलाता है कि अगर मान लीजिए हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते हैं, मान लीजिए हम मीडियम 1 से मीडियम 2 तक जाते हैं, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए मैं रे ऑफ लाइट को रिवर्स कर दूं और मैं मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाने लगूं, तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर है? हाँ क्लियर सर। है? ठीक है, चलिए जी। एक तो ये चीज थी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल हम एयर से ग्लास में जाते हैं, हमको एयर से ग्लास में जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और हमसे ग्लास से एयर में जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है, बस वो हो जाएगा। 1 म्यू टू है ना, तो 1 म्यू टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू 1 का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, अगर मैं 2 म्यू 1 को इधर ले आऊं, तो 2 म्यू 1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 म्यू 2, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके बाद हमने ये कहा था कि अगर रे ऑफ लाइट किसी ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करे और फिर वापस बाहर निकल जाए, तो बाहर निकलती है जब वो रे ऑफ लाइट, तो हम ये कहते हैं कि इंसिडेंट रे को अगर आगे एक्सटेंड कर दिया जाए और इमर्जेंट रे को देखा जाए, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला भी देखते हैं जरा, ठीक है। और जो एक रूल था कि साइन, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो दोनों जो इक्वल होते हैं, गलत बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो दोनों जो इक्वल होते हैं, वो किस तरीके से इक्वल होते हैं वो भी देखते हैं, मतलब उसका प्रूफ देखते हैं जरा। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से ग्लास स्लैब वाला डायग्राम बनाता हूँ। तो आकृति, इसको फिर साथ साथ नोट कर रहे हो आप? यस सर। चलिए ठीक है, आप साथ साथ नोट कर लो, बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी नोट्स आपको खुद बनाकर भेज दूं। चलिए जी, अब फिर से देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो पहले तो मैं बिल्कुल सेम वही डायग्राम बनाऊंगा जो मैंने कल बनाया था।
ये हो गया मीडियम एयर, ये हो गया ग्लास, और ये हो गया अगेन एयर। अब जो रेज ऑफ लाइट हैं उनकी नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बोल दीजिए पी क्यू आर एस। रे ऑफ लाइट जो है इसकी नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, ए बी सी और डी। यहां पर इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको बोल दीजिए I1। इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको बोल दीजिए R1। फिर अब लाइट ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, इस इंटरफेस पर अगर देखा जाए तो लाइट ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको बोल दीजिए I2, और जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको बोल दीजिए R2। मैंने आपको ये बताया था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और इसको मैंने बोला था एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने रूल बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इक्वल, वो भी तो देख लें जरा। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है I1, जो ओरिजिनली लाइट कहाँ से चली थी, एयर से चली थी, और फाइनली लाइट कहाँ जा रही है, फाइनली लाइट वापस एयर में आ रही है। तो वो एयर से ग्लास में गई और ग्लास से फिर इट इमर्जेस आउट। तो इसलिए इसको इमर्जेंट रे बोल देते हैं CD को। और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, R2। अब देखिएगा अब हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे अलग अलग पॉइंट्स पर। तो यूजिंग Snell's law, using Snell's law at the interface PQ जो इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब होता है बेटा बाउंड्री। तो PQ जो इंटरफेस है उस पर स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो मैं क्या बोलूंगा कि साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। तो एयर को बोल दीजिए ए और ग्लास को बोल दीजिए जी। तो वो ए से जी में जा रही है, मैं इसको बोलूंगा ए म्यू जी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए म्यू जी, और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। उसके आगे का इस तरफ कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, फिर हम ये कहेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस SR। अब जो ये SR है इंटरफेस, यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगाइए। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट ग्लास में ट्रेवल करके आ रही है और फाइनली कहाँ निकल रही है, एयर में जा रही है। तो ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, इसका मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है R2। तो साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू, कहां से कहां जा रही है लाइट, ग्लास से एयर में। तो जैसे पहले एयर से ग्लास में था तो ए म्यू जी, अब ग्लास से एयर में है तो जी म्यू ए, जी म्यू ए। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इट कैन बी क्लियरली सीन
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ना, तो PQ जो है वो SR के पैरेलल है। PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. And और आप ना ये वाली जो नॉर्मल रे है ना, इसको बोल दीजिए N1, और जो दूसरी वाली नॉर्मल रे है इसको बोल दीजिए N2। And N1 is perpendicular on PQ and N2 is perpendicular on SR। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर और इस पर परपेंडिकुलर ये जो लाइंस हैं ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इट इंप्लाइज दैट N1 is parallel to N2। जब N1 N2 के पैरेलल है तो आप ये देखिए N1 और N2 के पैरेलल है, तो N1 और N2 को टच करने वाली लाइन है BC, तो BC इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, और एंगल R1 और एंगल I2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, R1 और I2, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड BC इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल between N1 and N2। BC is acting like a transversal between N1 and N2, so angle R1 is equal to angle I2। angle R1 is equal to angle I2। रीजन में लिख देना alternate interior angles। जब एंगल R1 एंगल I2 के इक्वल है तो दोनों एंगल्स का अगर मैं साइन ले लूं तो वो भी इक्वल होगा। इट इंप्लाइज दैट साइन R1 is equal to साइन I2। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। साइन R1 is equal to साइन R2 साइन I2। अब आप यहाँ पर, अच्छा ये बीच वाला इसको मिटा रहा हूं मैं। तो जैसे इससे पहले वाले डेरिवेशन में करा था सेम वही काम यहाँ पर करना है। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक है इक्वेशन 1, एक है इक्वेशन 1 और एक है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन I1 अपॉन साइन R1 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई बाई साइन I2 अपॉन R2 साइन I2 अपॉन साइन R2। इसी तरह से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी। राइट हैंड साइड क्या थी, ए म्यू जी, और इसकी राइट हैंड साइड थी जी म्यू ए। ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाय जी म्यू ए, दोनों हो गए। साइन I2 और साइन R1 इक्वल है, तो साइन I2 से साइन R1 को काट दो, लिख देना यहाँ पर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से मैंने ये देखा कि साइन I2 और साइन R1 इक्वल है, तो इससे इसको काट दिया। तो अब मेरे पास आ गया साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर है ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाय ये जो जी म्यू ए है, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मैं जी म्यू ए को क्या बोल सकता हूँ, ए म्यू जी का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन ए म्यू जी हो जाएगा। ये 1 अपॉन ए म्यू जी, रीजन में लिख देना सिंस 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। तो जी म्यू ए का रेसिप्रोकल करा तो ए म्यू जी बन गया ये, तो ए म्यू जी से ए म्यू जी कट गया, तो इस तरफ क्या बचा, केवल 1 साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1। साइन R2 को इधर ले जाओ, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 हो गया। इट इंप्लाइज दैट
एंगल I1 is equal to angle R2. Hence angle of incidence is equal to angle of refraction. Angle of incidence is equal to angle of refraction. बताइए जी, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद में अगला देखते हैं। मैं इसी में आपको एक चीज दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ जो कल बताई थी। उसमें ये था कि जो हमारा ये एंगल सॉरी ये जो लाइन निकलती है ना, रे ऑफ लाइट जो निकलती है जिसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, अगर मान लीजिए हम जो हमारी इंसिडेंट रे है उसी को आगे प्रोड्यूस करें तो ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को मैं बोल देता हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो एक रूल तो ये बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो उसका तो ये प्रूफ है। फिर हमने ये कहा था कि इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की क्या कुछ वैल्यू होती है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ इसकी कुछ तो वैल्यू होती होगी भाई, कुछ तो लेंथ होती होगी। तो वो जो लेंथ है वो कितनी होती है, वो लेंथ आप किस तरह से बता पाएंगे? आप ये कहिए कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को इनपुट प्रोवाइड कराना है। तो आप जब रे ऑफ लाइट को, रे ऑफ लाइट जो है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप किसी टॉर्च से या किसी लेजर लाइट से आप एक इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट डालेंगे इस पर, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर। उसके बाद ग्लास के अंदर वो किस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही है, बाहर किस तरह से निकल रही है, किस एंगल पर निकल रही है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो तो फिर लाइट अपने आप अपना पाथ ट्रेवल करेगी, कहाँ उसको रिफ्रैक्ट होना है, कहाँ उसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना है, कहाँ नॉर्मल से अवे जाना है। तो आप ये कहिए कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि अगर मेरे को मालूम है कि मैं एक रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर कर रहा हूँ एयर से ग्लास में, ठीक है, और फिर वो इमर्जेंट हो रही है वापस ग्लास से एयर में जा रही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी हेल्प से मैं ये बता पाऊँ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं। तो इसका एक डेरिवेशन है, करते हैं अभी। देखिए, जरूरत तो इसी डायग्राम की पड़ेगी, इसी डायग्राम की पड़ेगी, पर जो यहाँ पर हमने ये एंगल्स लिए हैं ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ, आप भी दोबारा बना लीजिए और हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ इसका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे, पी क्यू आर और एस। एक रे ऑफ लाइट यहां पर ऐसे आई, फिर यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं,
यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप करो और नॉर्मल को ना थोड़ा लंबा ड्रॉप करो, मतलब बिल्कुल नीचे तक ले जाओ, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है PQ पर, तो सीधी सीधी बात है SR PQ के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये मेरे पास है एयर, ये है ग्लास, और ये मीडियम अगेन एयर, ये फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा ऐसे, स्ट्रेट जाता नहीं तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, फिर जब बाहर निकलेगा, अच्छा स्ट्रेट कैसे जाती है रे ऑफ लाइट, ऐसे। थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ये हो गई इमर्जेंट रे, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोल दिया x, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को मैंने x बोल दिया, तो मेरा टारगेट क्या है, मैं इस x को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर ABCD, तो नोटेशंस बिल्कुल वैसे ही लेंगे, मैंने इसको बोल दिया A, इस पॉइंट को बोल दिया B, इसको बोल दिया C, और इसको बोल दिया D। अच्छा ये x है, तो क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट पर लूं तो भी ये x ही आएगा, इस पॉइंट पर लूं तो भी x आएगा, तो मैं यहां पर मेजर करता हूं इसको ऐसे, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेते हैं तो वो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बेटा ये भी x ही है, अगर ये x है तो ये वाली लेंथ भी x है, और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए E। अब जो ये AB है इंसिडेंट रे यहाँ पर एंगल बना रही है, एंगल I, ठीक है, ये एंगल I बना रही है, और आप ये देखिएगा कि अगर ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चली जाती तो ये टोटल एंगल क्या बनता, ये टोटल एंगल I बनता, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल आ जाता, मतलब ये एंगल अगर I है तो ये वाला एंगल भी पूरा का पूरा I आ जाता, लेकिन क्या है कि ये वाला जो इतना एंगल है ये तो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस R। ये समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए। हाँ सर। बताइए आकृति, प्रिया, दोनों बताइए, क्लियर है? Yes, R sir. तो ये I माइनस R, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब जो यहाँ एक पॉइंट में ले लूंगा इधर, ये जो मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है इसको मैंने ले लिया F, ठीक है, तो अब मुझे दो ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का रेशो निकालना है, कैसे देखिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं राइट ट्राइंगल BFC, तो जैसे ये वाला राइट ट्राइंगल है ना BFC, तो मैं कहूंगा इन राइट ट्राइंगल BFC, आप BFC में देखिएगा, BFC में एंगल कौन सा नजर आ रहा है, R, ठीक है, जो एंगल R नजर आ रहा है, और मेरे पास क्या क्या चीजें हैं इसमें BFC में, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम ये जो है एंगल होता है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है,
और जो ये वाली साइड है, ये जो बचती है, उसको हम बेस बोल देते हैं। तो ये जो ग्लास स्लैब है ना, इसकी विड्थ को मान लीजिए स्मॉल टी। ग्लास स्लैब की विड्थ को मैंने मान लिया स्मॉल टी। तो मैं यहाँ से कॉस आर निकालता हूँ। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर के ठीक सामने वाली साइड यानी कि एफ सी, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, कॉस में मुझे चाहिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी एफ अपॉन बी सी। कॉस आर इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी सी। अब इसमें कोई एक वैल्यू तो मुझे पता होनी चाहिए। हाँ जी, बी एफ मैं जानता हूँ, ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, विड्थ ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो इसको मैंने टी मान रखा है। तो कॉस आर is equal to T upon BC. Cos R is equal to T upon BC. और मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से BC की वैल्यू निकाल सकता हूँ। BC आ जाएगा T अपॉन cos R। इस वैल्यू जो मैंने BC की निकाली है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये हो गया T अपॉन cos R। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास BEC। नाउ इन ट्रायंगल BEC, राइट ट्रायंगल BEC ले लो। BEC में आप ये देखिएगा क्या वैल्यू है मेरे पास 9। ये जो एंगल है, इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो क्यों, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं फिर साइन निकालता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर x है और यही मुझे कैलकुलेट करना है। एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। तो साइन आई माइनस आर, यहाँ पर एंगल है आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, सीई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, बीसी। सीई अपॉन बीसी, ठीक है। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, ये सीई क्या है, एक्स अपॉन बीसी। बीसी को एज इट रहने दो। और यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीसी इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक है। अच्छा, बीसी की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट कर चुका हूँ, टी अपॉन कॉस आर। तो बीसी की जगह मैं डाल दूंगा टी अपॉन कॉस आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आई माइनस आर। रीजन में लिखते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके मैंने बीसी की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, टी अपॉन कॉस आर। दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे मैंने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे साइन आई माइनस आर है, तो मैं जानता हूँ साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सपेंड करेंगे मतलब इसको हम। तो x इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर एज इट इज। और साइन आई माइनस आर को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। अब इस कॉस आर को अंदर ले जाओ। कॉस आर को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में साइन आई कॉस आर अपॉन कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। कॉस आर से कॉस आर कट गया। x इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर, ये हो गया। फिर मैं ये देखूंगा यहाँ पर कि बाई स्नेल्स लॉ,
न्यूटन्स लॉ, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है न्यू, उसको हम बोल सकते हैं, देखिए ए म्यू जी हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, लेकिन मैं जनरली ऐसे ही म्यू बोल रहा हूँ उसको। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की विड्थ मुझे पता होगी, विड्थ क्या है ग्लास स्लैब की टी, तो वो मुझे पता होगी, पहली चीज तो ये। चलिए जी, तो इसका मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, टी अगर है मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ग्लास स्लैब की विड्थ मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मेरे हाथ में है कि मैं कितने एंगल पर रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाता हूँ, लेकिन ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो आर आ रहा है, मैं इस आर को हटाना चाहता हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है ये मैं नहीं जानता, और उसको मैं मेजर भी नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी पाऊंगा तो एग्जैक्ट या प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, तो मैं इस आर को हटाना चाहता हूँ। तो हम ये कहेंगे कि साइन आर जो है, साइन आर की जगह लिखा जा सकता है साइन आई अपॉन म्यू, मतलब इस साइन आर की जगह मैं साइन आई अपॉन म्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी की तरह से जब साइन आर निकाल लिया तो अब मैं कॉस आर निकाल सकता हूँ। कॉस आर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का स्क्वायर रूट। भाई कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का अंडर रूट ये हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन आर कितना है, ये साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, तो और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अंदर, तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई और अपॉन में म्यू स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट में डिनोमिनेटर में म्यू स्क्वायर है, तो ये बाहर आकर नॉर्मली म्यू रह जाएगा बस। तो ऊपर तो न्यूमरेटर में आ गया म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में ये म्यू स्क्वायर बाहर आकर केवल म्यू रह जाएगा, म्यू रह जाएगा। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये साइन आर और कॉस आर की ये जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाले में, एक्स में। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, या ठीक है, इस डायग्राम की अब कोई जरूरत ऐसी पड़ेगी नहीं, मिटा रहा हूँ इसको, इधर ही कर देता हूँ। अब देखिएगा, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, तो x इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई साइन आई तो रहेगा एज इट इज, ठीक है, माइनस कॉस आई, कॉस आई इंटू जो ये साइन आर है, साइन आर की जगह वैल्यू डालें साइन आई अपॉन म्यू, साइन आई अपॉन म्यू, अपॉन में कॉस आर है, कॉस आर की वैल्यू डालो ये अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू। देखिए, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी म्यू है, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी म्यू है, तो म्यू से म्यू कट गया। ठीक, तो अब ये क्या बचा मेरे पास, x इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में साइन आई माइनस कॉस आई साइन आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये हो गया। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि अब मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कोई भी मैं ग्लास स्लैब लूंगा तो ग्लास स्लैब के ऊपर मार्क्ड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कि कितना मोटा ग्लास है या कितना पतला ग्लास है, तो उस पर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा उसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मेरे पास गिवन है, और हर जगह देखिए यहाँ भी आई 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 आई,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मेरे हाथ में है ना कि मैं कितने एंगल पर स्ट्राइक करवा रहा हूँ रे ऑफ लाइट को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं जानता हूँ, म्यू मैं जानता हूँ, और ये जो टी है, टी क्या है, ये तो विड्थ है ग्लास स्लैब की, इसको तो मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ। तो ये सारी टर्म्स मैं जानता हूँ। तो रिफ्रैक्शन ग्लास के अंदर कैसा हुआ, वो इमर्ज आउट कैसे हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी सारी टर्म्स की हेल्प से ही मैं सीधा सीधा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। चाहो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, साइन आई कॉमन ले लो, टी साइन आई, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। बता दीजिए, समझ गए? Yes, sir. समझ गए जी? तो ये Yes. लेटरल डिस्प्लेसमेंट का होता है डेरिवेशन। और इसमें हम ये कहते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू विड्थ ऑफ स्लैब की जितनी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके हाथ में है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आप रख सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, आप ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो उसको आप कितना कर सकते हो भाई, आप ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री कर सकते हो। कि आपने 90 डिग्री पर इंसिडेंट करा दिया, तो 90 डिग्री मतलब आपकी रे ऑफ लाइट सॉरी बिल्कुल ऐसी हो गई। तो आप ये कहेंगे कि अगर if angle I is equal to 90 degree, then sin 90 is equal to 1 and cos 90 is equal to 0। तो आप ये देखिएगा कि ये जो cos वाली टर्म है, ये तो cos 90 0 हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ भी होता रहे, 0 अपॉन एनीथिंग 0। तो x इज इक्वल टू, और ये sin i हो गया 1, तो t इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसको हम x मैक्स बोल देते हैं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो t के इक्वल आ जाएगी, विड्थ ऑफ द ग्लास स्लैब के इक्वल। तो इन एनी केस जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो ग्लास स्लैब की विड्थ से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। समझ गए कि मैक्सिमम वैल्यू ही जब इतनी है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब की विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकता, विड्थ को एक्सीड नहीं कर पाएगा। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. चलिए जी, फिर नेक्स्ट जो है कल करते हैं। और कल का मैं आपको बता दूंगा कि 1:30 लूंगा क्लास या फिर 9 PM लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? Okay, sir. ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके।